हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में। तो देख लीजिए, कुछ पॉइंट देख लीजिए। इट इज ए डायरेक्ट कपल हाई गेन एम्पलीफायर। इट कैन बी यूज टू परफॉर्म ए मैथमेटिकल ऑपरेशनल ऑन एनालॉग सिग्नल्स, देयरफॉर इट इज नेम्ड एज ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब क्या है मैथमेटिकल ऑपरेशन? इसका कहने का अर्थ क्या हो गया? ऑन एनालॉग सिग्नल्स मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या आता है? एडर, सब्ट्रैक्टर, डिफरेंशिएटर, इंटीग्रेटर। तो ये सब जितना भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस है हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर के थ्रू करते हैं। किस पे? ऑन एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल पर हम लोग नहीं कर पाएंगे, इसी पर सिर्फ एनालॉग सिग्नल पर हम लोग करते हैं, इसलिए इसका नाम है क्या है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर। डिजाइनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिकम्स इजियर इफ ऑप एम्प इज यूज्ड। ऑप एम्प ऐसा सर्किट है कि डिजाइन करने में, कोई भी सर्किट डिजाइन करने में बहुत ही सिंपल होता है और इसका कैलकुलेशन में बहुत सिंपल होता है। अब इसका आईसी का नाम है 741। तो 741 देख लीजिए। 7 का मतलब होता है 7 पिन आर यूज्ड। टोटल 8 पिन होते हैं, लेकिन 7 ही पिन हम लोग यूज करते हैं, जिसमें 4 इनपुट होते हैं और 1 आउटपुट होते हैं। तो 4 इनपुट कौन सा हुआ? वी इन्वर्टिंग और वी नॉन इन्वर्टिंग। इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फिर इसको 2 होता है वीजीसी, एक होता है माइनस वी, और 1 पिन होता है आउटपुट। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में देख लीजिए। इंटरनल स्ट्रक्चर होता है 4 होता है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या होता है? डिफरेंशियल एम्पलीफायर ये भी होता है और ये भी होता है, लेकिन ये क्या होता है? ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। यहाँ देखिए, ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट। ये क्या होता है? ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। और ये होता है लेवल शिफ्टर, बता चुके हैं, और आउटपुट स्टेज। तो हम लोग डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं, तो हम लोग आगे देखेंगे। इनपुट स्टेज इज ड्यूअल इनपुट बैलेंस्ड आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, वेयर एज इंटरमीडिएट स्टेज इज ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेज। डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेज आर यूज टू ऑब्टेन हाई वोल्टेज गेन एंड हाई CMMR। CMMR मतलब कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। आइडियल केस में कितना होना चाहिए? इन्फिनिटी। अब देखिए, इंटरमीडिएट स्टेज हैज अनबैलेंस्ड आउटपुट विच कंटेन्स DC ऑल्सो। बता चुके हैं कि अनबैलेंस्ड आउटपुट में क्या होता है कि उसमें DC प्रेजेंट होता है। इफ दिस DC रीचेज आउटपुट स्टेज इट्स ऑपरेशन में गेट डिस्टर्ब। क्योंकि हम लोग AC सिग्नल का परफॉर्म कर रहे हैं तो वहाँ पर DC को मतलब नहीं बनता है। अगर इनकेस आउटपुट में अगर DC पहुँच गया तो क्या हो गया? हमारा सिग्नल जो हम चाहते हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। जो परफॉर्मेंस हम चाहते हैं वो हमसे उसका आउटपुट अलग अलग देगा, ड्यू टू विच फाइनल आउटपुट में गेट डिस्टॉर्टेड। देयरफॉर लेवल शिफ्टर सर्किट इज यूज। लेवल शिफ्टर के बारे में बता चुके हैं डिटेल में। ये क्या करता है? DC को शिफ्ट करता है या एलिमिनेट करता है। एलिमिनेट DC वोल्टेज प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड आउटपुट ऑफ द इंटरमीडिएट स्टेज। ठीक है। अब ये भी हम जानते हैं कैपेसिटर भी DC को ब्लॉक करता है, तो कैपेसिटर को यूज कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर को हम लोग यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं यूज करते हैं? देख लीजिए। ए लार्ज कैपेसिटर रिक्वायर्स लार्ज एरिया ऑन सिलिकॉन चिप। तो आजकल हम लोग क्या चाहिए? कम स्पेस चाहिए। ये तो लार्ज स्पेस हो रहा है, जो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज आज के मॉडर्न एज में क्या हो रहा है कि हमको एरिया बहुत कम एरिया में ज़्यादा चीज़ चाहिए। अब एरिया ज़्यादा लेगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। इफ कैपेसिटर इज यूज्ड ऑप एम्प कैन नॉट बी यूज्ड इन DC एप्लीकेशन सच एज रेगुलेटर। अब क्या है कि कैपेसिटर को क्या करता है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग से कंटिन्यूस प्रोसेस होता रहता है। तो रेगुलेटर क्या होता है? एक फिक्स्ड वोल्टेज देता है आउटपुट में। अगर 5 वोल्ट का रेगुलेटर है तो 5 वोल्ट आउटपुट देगा। अगर 10 वोल्ट का रेगुलेटर है तो 10 वोल्ट आउटपुट देगा। तो क्या होगा? कैपेसिटर अगर यूज करेंगे तो हमको एज ए रेगुलेटर काम नहीं करेगा। लेवल शिफ्टर इज कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर विथ यूनिटी वोल्टेज गेन एंड वेरी हाई इनपुट रेजिस्टेंस। बता चुके हैं लेवल शिफ्टर क्या होता है? कॉमन कलेक्टर होता है। तो कॉमन कलेक्टर जो प्रॉपर्टी होता है वही लेवल शिफ्टर का भी प्रॉपर्टी होता है। तो कॉमन कलेक्टर का प्रॉपर्टी क्या है कि इसका आउटपुट यूनिटी होता है और इनपुट रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है और इसका आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता है। ड्यू टू हाई इनपुट रेजिस्टेंस लेवल शिफ्टर प्रिवेंट्स लोडिंग इफेक्ट ऑफ इंटरमीडिएट स्टेज। अब क्या होता है? लोडिंग इफेक्ट क्या होता है? लोडिंग इफेक्ट क्या होता है ना कि अगर सपोज कीजिए कि बहुत सारे हमारे मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है, तो 2 स्टेज पढ़ लेते हैं। ये फर्स्ट स्टेज हो गया, ये सेकंड स्टेज हो गया। तो यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस होगा और फिर एक यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है। तो क्या होता है कि फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने में
ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस रजिस्टर्स उसका गेन जो कम जाता है। मान लीजिए सपोज कि ये मान लिया कि 5 है, सपोज कीजिए ये भी 5 है, तो टोटल होना चाहिए 25, लेकिन क्योंकि गेन मल्टीप्लाई होता है, 2 स्टेज में गेन मल्टीप्लाई होता है, तो 25 होना चाहिए। लेकिन क्या होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउटपुट रेजिस्टेंस एंड इनपुट रेजिस्टेंस इसका लोड, इसका गेन 25 नहीं होकर इसका 20 हो जाएगा या 21 होगा। तो ये गेन जो कमता है ना, उसी को बोलते हैं लोडिंग इफेक्ट। लोडिंग इफेक्ट मतलब क्या, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोड के कारण गेन कम हो जाता है। आउटपुट स्टेज इज कंप्लीमेंट्री सिमेट्रिक क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। जो आउटपुट स्टेज उसमें देखें वो क्या होता है, कंप्लीमेंट्री सिमेट्रिक क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। इट इज यूज सो दैट ऑप एम्प कैन सप्लाई ग्रेटर एसी पावर टू द लोड। ठीक है, अब सिंबल देख लीजिए, सिंबल देखिए क्या होता है ना कि देखिए इसमें एक ट्रायंगल इस टाइप से बनाते हैं, एक माइनस लगाते हैं एक प्लस लगाते हैं। तो माइनस होता है इन्वर्टिंग इनपुट और प्लस होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। यहाँ एक प्लस VCC और माइनस भी लगाते हैं। लेकिन हम लोग जब पढ़ते थे BJT, तो BJT में सिर्फ एक ही बायसिंग सप्लाई लगाते हैं, जो कि यहाँ पे लगाते हैं प्लस VCC। ठीक है, उसके बाद मतलब यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर है तो ऑटोमेटिक जनरेट होता था। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक पॉजिटिव भी देंगे एक निगेटिव भी देंगे, दोनों DC पावर सप्लाई है। देख लीजिए, इनपुट हमारा AC रहेगा और जो बायसिंग सप्लाई होगा क्या होगा, DC होगा। अभी जैसे मैंने चर्चा कर रहा था कि 8 पिन का पैकेज होता है इसमें, ये IC है IC 741 ऑप एम्प का। तो देखिए जो पहला पिन होता है क्या होता है, ऑफसेट नल। 2 और 3 का मतलब देखिए इन्वर्टिंग, माइनस है तो इन्वर्टिंग, प्लस है तो नॉन इन्वर्टिंग, यहाँ प्लस के पास कनेक्शन हो गया। 4 क्या है, माइनस भी, तो माइनस सप्लाई, माइनस पावर सप्लाई। 8वां ये जो पिन होता है, पहले यहाँ देख लीजिए, ये जो 5th पिन होता है क्या होता है, ऑफसेट नल होता है। और 6 पिन क्या होता है, आउटपुट होता है। देख लीजिए यहाँ पर आउटपुट। और ये 7 पिन जो होता है ये प्लस पावर वाला होता है, प्लस VCC। लेकिन 8वां पिन में क्या यूज है, 8वां पिन को जैसे हम लोग IC चेक करते हैं ना, IC जब चेक करते हैं तो उसमें इवन नंबर जब पिन रहता है तभी हम चेक कर पाते हैं। 8 पिन होगा या 12 पिन होगा तो भी हम चेक कर पाते हैं, 7 पिन हम लोग चेक नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है कि उसको एक एक्स्ट्रा पिन लगाया जाता है ताकि हम लोग IC टेस्टर्स के हेल्प से इसको इसका वैल्यू या इसको टेस्ट कर सके। तो इसीलिए हम लोग 8 पिन का नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है, मतलब इसका कोई काम नहीं है, बट इसका काम कहाँ आएगा, इस जब हम लोग उसको IC को चेक करेंगे IC टेस्टर के हेल्प से। तो ये 7 पिन हम लोग यूज़ करते हैं। ऑफसेट नल क्या होता है बताते हैं। ये तो 4 पिन समझ में आ गया होगा, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग, माइनस पावर प्लस पावर आउटपुट, 5 पिन। ठीक है, नेट इनपुट टू द ऑप एम्प इज डिफरेंस ऑफ द V1 माइनस V2। अब इसका जो इनपुट होगा क्या होगा, यहाँ से सप्लाई देंगे और यहाँ से सप्लाई देंगे, तो ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब है कि हम लोग इसका डिफरेंस यहाँ पे अप्लाई करेंगे। V0/V1 माइनस V2 कॉल्ड ओपन लूप गेन। यहाँ पे कुछ भी फीडबैक नहीं है, तो फीडबैक नहीं होता तो क्या बोलते हैं इसको, ओपन लूप गेन। और जब फीडबैक होता है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लोज लूप गेन। फीडबैक एम्पलीफायर में डिटेल से पढ़े थे इसको। जब ओपन है तो ओपन लूप गेन, जब क्लोज है तो क्लोज लूप गेन। अब देखिए, अब जो है AOL का मतलब हो गया ओपन लूप, V0/V1 माइनस V2, और AOL जो लार्ज पॉजिटिव नंबर होगा ही, ऑब्वियस सी बात है। तो अब V0 जो पहले इक्वेशन लिखे हैं वही है। अब देखिए यहाँ से इस इक्वेशन को मैं देखते हैं और उसके बाद इसका वैल्यू निकालते हैं। ये V2 = 0, अगर ये V2 = 0 हो जाए तो क्या होगा, V0 = AOL into V1, that is V0 is positive. Here V0 and V1 will be in phase, therefore V1 is called non-inverting input. अब देखिए 2 चीज़ होता है, एक होता है निगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। तो अगर ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है ना कि निगेटिव वाला को इन्वर्टिंग बोलते हैं। इन्वर्टिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फेज शिफ्ट को 180 डिग्री शिफ्ट कर देता है। अब इसको तो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव को पॉजिटिव बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं बोलते हैं। ऑप एम्प में बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग। नन मतलब नहीं, इन्वर्टिंग, क्योंकि ये इन्वर्टिंग का उल्टा हो गया। तो इसमें फेज शिफ्ट 0 डिग्री होता है, इसी कारण इसका इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग हम लोग नाम दिया गया है। देख लीजिए यहाँ से, V0 और V2 आर आउट ऑफ फेज बाई 1 डिग्री, V2 इज कॉल्ड इन्वर्टिंग इनपुट, है ना। यहाँ अगर V1 के लिए 0 पुट करेंगे तो क्या होगा, हमारा आउटपुट नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव होने का मतलब इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। अगर पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट हो गया। इफ बोथ V1 and V2 आर अप्लाइड, देन V1 डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस ऑफ V1 and V2। ऑब्वियस ही बात है, अगर दोनों में इनपुट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसका माइनस
एज ए इनपुट होगा। तो अगर VD क्या है, डिफरेंस है, VD मतलब डिफरेंस इनपुट। अगर पॉजिटिव होगा तो V0 पॉजिटिव, सेम लाइक दैट। और VD निगेटिव तो V0 निगेटिव। I1 and I2 are input currents of the op-amp. Ideally they are 0 and practically they lie in hundreds of nanoampere. अब ये क्या होता है, देखिए करंट जीरो क्यों होता है वो बातें बताते हैं अभी। बस इतना जान लीजिए कि इनपुट करंट ओपन में जीरो होता है आइडल केस में। अब देखिए प्रॉपर्टी देख लीजिए ओपन का, इन्फिनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन। ठीक है, ओपन लूप रहेगा तो क्या होगा, इन्फिनाइट होगा। ओपन लूप करने का मतलब हो गया पूरा पूरा कहीं भी कनेक्शन इनपुट डाले आउटपुट लिए, कहीं भी फीडबैक नहीं डालें। फीडबैक डालेंगे तो ऐसा होगा, कुछ कनेक्शन करेंगे। ऑप-एम्प कैन एम्पलीफाई नेग्लिजिबल स्मॉल डिफरेंस इनपुट एल्सो, क्योंकि इसका इन्फिनिटी क्या है, इसका गेन कितना इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी अगर मान लें कि 0 नैनो एम्पियर में भी रहेगा तो इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा। इन्फिनिटी इनपुट रेजिस्टेंस, हाँ। अब इनपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, इसका इन्फिनिटी हुआ करता है। देखिए ये जो है ये चीज़ का इन्फिनिटी होता है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि I इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो अगर R बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया तो क्या होगा, I कम होगा। इसीलिए यहाँ पे जो लिखा हुआ था कि इसका जो है करंट, इनपुट करंट क्या होता है, जीरो होता है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है हेंस आइडियल ऑप-एम्प हैज जीरो इनपुट करंट, जीरो आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस में जीरो होना चाहिए, क्यों, देखिए हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस ये है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस जब ये होगा तो क्या होगा, क्योंकि मैक्सिमम हमको वोल्टेज चाहिए आगे के क्रॉस, तो ये कम से कम होना चाहिए, तो इसको R0 को कम होना चाहिए। तो यहाँ पे है देखिए आउटपुट भी वोल्टेज है, इनपुट भी वोल्टेज है, तो इस प्रकार से एम्पलीफायर को क्या बोलते हैं, वोल्टेज एम्पलीफायर। तो वोल्टेज एम्पलीफायर में आपको डिटेल में देखेंगे तो मैं बताया था कि इनपुट रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वोल्टेज एम्पलीफायर में और आउटपुट रेजिस्टेंस कम होता है। आइडियल केस में क्या होता है, इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी एंड आउटपुट रेजिस्टेंस जीरो। देख लीजिए यहाँ से, इफ R0 इज जीरो, V0 बिकम्स मैक्सिमम एंड इंडिपेंडेंट ऑफ लोड RL। ऑप-एम्प इज आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। अब देखिए वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स क्यों बोले, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे इनपुट भी वोल्टेज है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लें कि V2 और V1 है, ये प्लस है या माइनस है, और यहाँ पे जो हम लोग लगा रहे हैं ये क्या है, RL, ये R0, मतलब इनपुट भी वोल्टेज और आउटपुट भी हम लोग यहाँ से वोल्टेज ही ले रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से वोल्टेज ही ले रहे हैं। तो क्या होगा, ऑप-एम्प इज आइडियल वोल्टेज एम्पलीफायर और वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, मतलब वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, इनपुट वोल्टेज है और आउटपुट भी, सोर्स भी वोल्टेज ही हमारा है, इसी कारण इसको वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स बोलते हैं। जेफेट को क्या बोलते हैं, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। बीजेटी को करंट कंट्रोल करंट सोर्स। मॉसफेट को वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, और इसको बोलते हैं वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। इन्फिनाइट बैंडविड्थ बहुत ज़्यादा होता है इसका, क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें फीडबैक नहीं है। दैट इज आइडियल ऑप-एम्प कैन एम्पलीफाई ऑल फ्रीक्वेंसी, जितना भी फ्रीक्वेंसी सबको एम्पलीफाई करेगा, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब देखो जीरो ऑफसेट या उसको नल ऑफसेट भी बोलते हैं, या ऑफसेट नल और ऑफसेट नल। इसे कहने का मतलब ये हो गया कि जब इनपुट अगर जीरो डालें तो आउटपुट भी जीरो होना चाहिए आइडियल केस में, क्योंकि बिना इनपुट को आउटपुट हम लोग कैसे देंगे। तो प्रैक्टिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे बिना इनपुट दिए भी आउटपुट दे देता है, ठीक है, और अच्छा खासा बोल देता है, क्योंकि हम लोग बताए थे कि इसमें डिस्टर्बेंस कुछ पैदा होता है, क्योंकि ये भी इसमें डिस्टर्बेंस पैदा होने में नॉइज होता है। नॉइज से कारण क्या होता है कि गेन इसका चूँकि इन्फिनिटी है तो नॉइज को भी एम्पलीफाई कर देता है। तो अगर इसको नल ऑफसेट इसी के लिए बोलते हैं, जीरो ऑफसेट करने के लिए, मतलब इसको आइडियल केस में क्या होना चाहिए, अगर V1 इक्वल टू जीरो और V2 इक्वल टू जीरो है तो आउटपुट भी जीरो होना चाहिए, V0 यहाँ पे होगा, V0 होना चाहिए। इन्फिनाइट CMRR, तो CMRR बताया था क्या होता है, ये DC ए VD डिफरेंस इनपुट बाय कॉमन इनपुट, कॉमन मोड, डिफरेंस मोड और कॉमन मोड। तो ये हमारा अनडिजायर्ड है, ये हमारा जीरो होना चाहिए, तो जीरो होना चाहिए, CMRR होता है तो इन्फिनिटी होना चाहिए, तो इन्फिनाइट CMRR। इसका वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा आप लोग। ये ट्रू और आइडियल ऑप-एम्प एम्पलीफायर ओनली द डिफरेंस ऑफ V1 माइनस V2, मतलब कहने का मतलब अगर आइडियल बात करते हैं तो हम लोग V1 माइनस V2 का ही बात करेंगे। अब क्या होता है इन्फिनाइट स्लीव रेट क्या होता है, यहाँ देख लीजिए। स्लीव रेट जो होता है, इट इज द मैक्सिमम रेट एट विच द आउटपुट वोल्टेज ऑफ ऑप-एम्प कैन चेंज,
मतलब ऐसा एक रेट है, मतलब स्लीव रेट इसको नाम दिया गया है कि आउटपुट को चेंज करने की जो प्रक्रिया मैक्सिमम प्रक्रिया जो है उसी को बोलते हैं स्लीव रेट। मैंने कहने का अर्थ ये हो गया कि इसका दिया हुआ इन्फिनाइट, मान लीजिए कि कुछ इनपुट डाल रहे हैं, तो इनपुट हम लोग क्या होगा, साइनसॉइडल होगा। तो इनपुट का चेंजिंग का रेट अगर ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू आउटपुट, तो प्रॉब्लम क्या होगा देख लीजिए, हमारा जो आउटपुट सिग्नल आएगा वो डिस्टॉर्टेड फॉर्म में आएगा। इसीलिए हम लोग जो है स्लीव रेट जैसा है कि इसका ज़्यादा होना चाहिए इनपुट से, मतलब आउटपुट का रेट, चेंज ऑफ रेट शुड बी मच मच ग्रेटर देन और एटलीस्ट ग्रेटर देन इनपुट वोल्टेज, देन ओनली op-amp कैन वर्क प्रॉपर्ली। तो अगर स्लीव रेट अगर कम हो गया इनपुट से तो आउटपुट हमारा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। तो देख लीजिए, इट इज द मेजर ऑफ द हाउ फास्ट आउटपुट वोल्टेज ऑफ op-amp कैन चेंज, कितना तेजी से आउटपुट वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम लोग स्लीव रेट बोलते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर मान लीजिए 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकंड है, मतलब 1 वोल्ट 1 माइक्रो सेकंड में चेंज हो रहा है, तो इनपुट उसका कम होना चाहिए, इनपुट का जो चेंजिंग होना चाहिए कम होना चाहिए। देखिए यहाँ से, इफ इनपुट सिग्नल ऑफ द op-amp चेंजेस एट द रेट हायर देन द स्लीव रेट, देन आउटपुट वोल्टेज कैनॉट एग्जैक्टली फॉलो चेंजेस इन द इनपुट वोल्टेज, ड्यू टू विच आउटपुट वेवफॉर्म गेट डिस्टॉर्टेड, इट इज कॉल्ड स्लीव रेट इंड्यूस्ड डिस्टॉर्शन। इसके द्वारा जो रूट डिस्टॉर्शन होगा उसको क्या बोलेंगे, स्लीव रेट। अब देख लीजिए कुछ एग्जांपल एक लेके बताए हैं, जैसे मान लें कि Vi इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, ये हो गया पीक वैल्यू, और sin ओमेगा टी साइनसॉइडल वेव हो गया। करने का अर्थ हो गया कि ये ऐसा मेरा वेव है, ये है हमारा ऐसा है, ये हमारा Vm हो गया, और चूँकि साइन वेव है तो इसको ऐसा लिखते हैं Vm sin ओमेगा नॉट टी। अब क्या V0, तो आउटपुट क्या होगा, क्लोज लूप गेन, ठीक है ना, क्लोज लूप गेन इंटू Vi। तो अगर Vi क्या है हमारा, ये है, तो यहाँ पुट कर दें। अब इसको रेट कैसे निकालते हैं, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम लोग dV0/dt इसको डिफ्रेंशिएट किए, डिफ्रेंशिएट करने के बाद क्या होगा, sin ओमेगा 0t का डिफ्रेंशिएशन cos ओमेगा t होता है, और ओमेगा 0 बाहर आ जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से, cos ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो इसको 1 पुट कर दिया, हटा दिया इसको, तो हमारा ये आ गया, ये 6 सेकंड में आया। अब माइक्रो सेकंड करना तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे ACL Vm ओमेगा 0 है, यह है वोल्ट पर सेकंड में, और नीचे माइक्रो सेकंड लाना तो कैसे करेंगे, देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻�6, तो 10⁻⁻6 हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइक्रो होता है, और चूँकि नीचे में चाहिए तो इसको कंबाइन कर देंगे एक साथ, आइए बच गया, तो क्या हुआ ACL Vm ओमेगा नॉट इंटू 10⁻⁻6, यहाँ तो वोल्ट कुछ किए नहीं है वोल्ट, आइए दोनों कंबाइन करके क्या हो जाए माइक्रो सेकंड। अब -6 ऊपर में है तो नीचे में लेंगे तो क्या होगा, तो ACL Vm ओमेगा नॉट 10⁻6, ये हो गया वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। इस प्रकार से हम लोग इसको इस प्रकार से लिखते हैं। आउटपुट विल बी डिस्टॉर्टेड इफ एंड ओनली इफ, क्या होगा, जब स्लीव रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटपुट या स्लीव रेट लेस देन, ये जो है लेस देन दिस वैल्यू, मतलब अगर ये वैल्यू से अगर कम होगा तो हमारा स्लीव रेट से अगर कम होगा तो क्या होगा, आउटपुट हमारा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में मिलेगा। तो कभी कभी यही पूछते हैं। अब देख लीजिए आइडियल प्रॉपर्टी ऑफ द op-amp, इसका देख लीजिए, जो ओपन लूप गेन होना चाहिए इन्फिनिटी होना चाहिए आइडियल op-amp का, लेकिन नॉन आइडियल का 10⁻6 होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस इन्फिनिटी 1 मेगा ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस 0, 50 to 100, ओपन लूप बैंडविड्थ इन्फिनिटी 5 हर्ट्ज, ऑफसेट होना चाहिए 0, नन 0 होना चाहिए, ठीक है, नन 0 ही होगा ऑफसेट, तो अब नल ऑफसेट करने का मतलब हुआ CMMR इन्फिनिटी, ठीक है, स्लीव रेट इन्फिनिटी, यही तो फिर इतना। तो CMMR इन dB कैसे कन्वर्ट करते हैं, 20 log 10 ADM/ACM बताए थे, CMMR में बताए भी थे। तो बैंडविड्थ कैन इंक्रीज बाय सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नेगेटिव फीडबैक, है ना, बताया था कि अगर गेन कमता है तो बैंडविड्थ क्या होता है, इंक्रीज करता है। डिफिनीशन क्या है, देखिए कुछ डिफिनीशन देख लीजिए। इनपुट बायस करंट, तो इनपुट जो इनपुट करंट दे रहे हैं हम लोग उसका एवरेज वैल्यू को बोलते हैं इनपुट बायस करंट। इनपुट ऑफसेट करंट, इनपुट और ऑफसेट करने का मतलब दोनों करंट के डिफरेंस को बोलते हैं इनपुट और ऑफसेट करंट। आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज, मतलब आउटपुट ऑफसेट बोलने का मतलब क्या हो गया कि जब इनपुट वोल्टेज 0 दे रहे हैं
तो उस केस में जो आउटपुट पर मिल रहा है, जैसे देखिए इट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द ऑप एम्प व्हेन V1 इक्वल टू 0 एंड V2 इक्वल टू 0, मतलब इनपुट अगर 0 है तो आउटपुट में जो वोल्टेज मिल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज। इट इज ड्यू टू द सिमिलरिटी इन द ट्रांजिस्टर यूज्ड इन द डिफरेंशियल एम्पलीफायर स्टेजेस। ठीक है, ट्रांजिस्टर जहाँ यूज हो रहा है वहाँ पर नॉइज तो आगे ही नॉइज आने के कारण क्या होता है, आउटपुट हमारा मिल जाता है बिना इनपुट का। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज मतलब इनपुट वोल्टेज 0 है, इनपुट वोल्टेज कुछ है आउटपुट वोल्टेज 0 करने के लिए। जैसे देखिए इट इज द वोल्टेज विच शुड बी अप्लाइड एज डिफरेंस इनपुट टू एन एम्पलीफायर टू मेक आउटपुट वोल्टेज 0। आउटपुट वोल्टेज 0 करने के लिए इनपुट वोल्टेज हम लोग जो अप्लाई करते हैं, क्योंकि आइडियल केस तो होगा नहीं, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज ऐसा कुछ अप्लाई करें कि आउटपुट वोल्टेज हमारा 0 हो जाए, तो उसी को बोलते हैं इनपुट ऑफसेट वोल्टेज। इसका फ्यू माइक्रो वोल्ट में होता है। इनपुट ऑफसेट वोल्टेज वेरी विथ सप्लाई वोल्टेज, ऑब्वियस सी बात है। अब पावर सप्लाई रिजेक्शन रेशियो, ये क्या होता है कि देख लीजिए, इट इज द मेजर ऑफ द चेंज इनपुट ऑफसेट वोल्टेज ड्यू टू द चेंज इन बायसिंग सप्लाई वोल्टेज, इट इज एक्सप्रेस्ड इन dB इस तरह से। अब वोल्टेज कंपैरेटर देख लीजिए, वोल्टेज कंपैरेटर क्या होता है, तो वोल्टेज कंपैरेटर कहने का अर्थ हो गया कि हम लोग V1 और V2 डाल दिए और इसमें प्लस 5 वोल्ट और -5 वोल्ट, ये दोनों सेम रखेंगे। अगर ये +15 रख रहे हैं तो यह -15 रखना पड़ेगा, ये +5 रख रहे हैं तो यह -5 रखना पड़ेगा, दोनों बस साइन चेंज हो जाएगा, दोनों सेम रहेगा। अब कहने का अर्थ हो गया कि मान लीजिए सपोज कीजिए कि हम सप्लाई दे रहे हैं, ये मतलब बायसिंग सप्लाई हमारा 5 वोल्ट है, तो उसका और तो आउटपुट कितना होगा, इन्फिनिटी। ऐसा नहीं होता है, इन्फिनिटी नहीं होता है। इसको प्रैक्टिकल देखा जाए तो बायसिंग हम लोग 5 वोल्ट ही दे रहे हैं, तो मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट ही होगा। बीजीटी में मैं बताया था कि मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम 5 होगा प्लस में और -5 में। अगर यहाँ पे 5 जगह 15 डालते हैं, अगर ये ओपन लूप लाता है तो क्या होगा, +15 या और -15 या 20 वोल्ट देते हैं या 30 वोल्ट देते हैं, तो मैक्सिमम वोल्टेज जितना सप्लाई करेंगे उतना ही होगा। तो कैसे जानेंगे इसको, देखिए मान सपोज कीजिए कि V2 कुछ मान लीजिए वैल्यू 2 वोल्ट सपोज कीजिए। अब VI में हमारा ये है इनपुट वोल्टेज, ये है, ठीक है। तो कहने कर देखिए कि मान लीजिए VI तो साइनसॉइडल वेव हो गया हमारा, तो साइनसॉइडल वेव है, तो जैसे 2 वोल्ट से ऊपर जाएगा, मान लो V2 ये जो है V2 2 वोल्ट है, जैसे ये जो है 2 वोल्ट से ऊपर जाएगा, 2 वोल्ट से देखिए पहले निगेटिव में था, 2 वोल्ट से जैसे ऊपर जाए तो क्या हो गया, ये 5 वोल्ट में चला जाएगा, सिर्फ ऑटोमेटिक शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, अब फिर देखिए ये हमारा क्या है, ये V1 है। V1 जैसे 2 वोल्ट से नीचे हुआ तो क्या चलेगा, निगेटिव में चला जाएगा। देखिए जैसे 2 वोल्ट से नीचे हुआ तो निगेटिव में चला जाएगा। देख लीजिए यहाँ से V1 अगर लेस देन V2 में 2 वोल्ट से कम है तो क्या नेगेटिव चला जाएगा, और -5 में या V सैचुरेशन में इसको बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा वोल्टेज कंपैरेटर काम करता है। अब जो है हम लोग नेगेटिव फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे। तो आज इस क्लास में इतना ही, थैंक यू।